राज्यसभा के चुनाव के लिए अब कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो भी मैदान में आ चुका है और बीजेपी का भी कैंडिडेट मैदान में आ चुका है। हालांकि एक कैंडिडेट जो कि निर्दलीय रूप से खड़े हैं। अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से चुनाव होगा और इसका क्या फार्मूला है, और क्या लगता है इस बार की शाही कांड फिर से होगा या फिर कांग्रेस इस बार अपना जो कैंडिडेट है उसको जिता करके ले जाएगी। हमारे साथ इसी विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए अजय मल्होत्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सर, क्या कहेंगे, हालांकि पहले जो कांग्रेस का इतिहास रहा है, चाहे वो शाही कांड रहा हो या फिर कुछ ना कुछ झोलमोल रहा हो, क्या लगता है इस बार? हालांकि राहुल गांधी जी भी सख्त नज़र आ रहे हैं क्योंकि करमवीर बोस जी जो उन्होंने खुद कैंडिडेट एक तरह से खड़े किए हैं, उसकी जानकारी हालांकि पहले किसी को भी नहीं थी। क्या कहेंगे सर आप? दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जो कि कागज़ों में मजबूत दिखाई देती हैं, दोनों के पास नंबर्स पूरे हैं, क्योंकि मिनिमम एक सीट के लिए 31 वोट चाहिएंगे। तो जहाँ तक एमएलएस की संख्या देखी जाए तो बीजेपी भी कंफर्टेबली 31 पूरे कर लेती है, लेकिन दूसरी सीट अगर वो चाहते हैं तो वो सीधे तौर पर नहीं पूरी कर सकते। कांग्रेस के 37 एमएलए हैं, तो 37 में से 31 कांग्रेस को चाहिए, तो कांग्रेस भी नंबर्स पूरे कर रही है। राज्यसभा के चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों के बीच में काफ़ी गहमा गहमी रही है पीछे कैंडिडेट्स को लेके। भारतीय जनता पार्टी के पास दावेदारों की लंबी सूची थी, इनमें संजय भाटिया, किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई, ओपी धनखड़, अभिमन्यु जी जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे, इनके अलावा सुनीता दुग्गल जो सिरसा से एक्स एमपी हैं। ये सभी, वैसे तो देखो जब इनसे बात करो तो ये मना करते हैं, कहते हैं कि पार्टी जो करेगी फैसला, क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी का डंडा भी बहुत मजबूत है, तो इसीलिए खुल के तो इनमें से कोई बोल नहीं सकता। परंतु आम चर्चा में ये नाम रहे, भाई ये माना जाता था कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं या प्रयासरत हैं। भारतीय जनता पार्टी ने संजय भाटिया को विकल्प के रूप में चुना, क्योंकि देखो संजय भाटिया 2019 के चुनाव में अच्छे खासे वोटों से जीते थे, परंतु मनोहर लाल जी को एडजस्ट करने के लिए उनकी टिकट काटी गई। तो ये माना जा रहा था कि अगर संजय भाटिया चुनाव लड़ते हैं तो वो फिर चुनाव जीतेंगे, एक तरह से उनकी कुर्बानी दी गई। तो उनको भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा सूटेबल समझा और उनको टिकट दे दी। जहाँ तक राजनीतिक घरानों की बात है, राजनीतिक घरानों को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कंसीडर किया ज़्यादा, क्योंकि अगर राजनीतिक घरानों की बात करें, चौधरी भजन लाल के पुत्र कुलदीप बिश्नोई, फिर बंसी लाल जी की पुत्रवधू किरण चौधरी, तो इनको उन्होंने नहीं अब की बार कैंडिडेट बनाया, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई तो बहुत ज़्यादा प्रयासरत थे, तो उसके बावजूद भी उन्हें टिकट नहीं मिला। और किरण चौधरी जी सिटिंग एमपी थी राज्यसभा की, उनको ये भी चर्चा थी कि उनको मिलेगी अब की बार, फिर दोबारा से एक्सटेंशन मिलेगी, नहीं बात बनी। कांग्रेस में जहाँ तक प्रश्न है, कांग्रेस में भी कई लोग, कांग्रेस में तो सबसे बड़ी समस्या थी गुटबाजी की। जी जी। कि किस गुट को टिकट मिले और कहीं दूसरा हरा ना दे। हुड्डा जी का गुट अलग है, शैलजा जी का गुट अलग है, हाईकमान का एक्सपीरियंस इस मामले में अच्छा नहीं है। पहले एक बार हाईकमान ने किरण चौधरी जी को टिकट दी थी, जब हुड्डा जी के जो साथ के एमएलए थे उन पे ये आरोप लगा था कि उन्होंने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है, उसमें वोट रद्द हो गए थे और वो विपक्ष का कैंडिडेट जीत गया था। इसी प्रकार जब आपका पीछे चुनाव हुआ था जिसमें माकन कैंडिडेट बन के आए थे कांग्रेस के और इंडिपेंडेंट थे आपके ये कार्तिकेय शर्मा चुनाव जीत गए थे, क्योंकि कांग्रेस का एक वोट
में कहीं गड़बड़ हुई थी। अब ये नहीं पता आज तक कोई वो खुले में तो नहीं आया अभी किसने गड़बड़ करी है। तो कांग्रेस भी फूट कर कदम रख रही थी कि दोबारा गड़बड़ ना हो। तो राहुल गांधी ने चॉइस देखो राहुल गांधी की रही, उन्होंने किसी बड़े नेता को या हरियाणा से बाहर के नेता को कैंडिडेट नहीं बनाया। जी उन्होंने कैंडिडेट बनाया, उन्होंने, मेरे को लगता है जो हमारे सूत्रों से प्राप्त जानकारी है कि उन्होंने बड़े सख्त लहजे में मैसेज दिया लीडर्स को भी अगर कहीं गड़बड़ हुई तो रिस्पॉन्सिबल आप लोग होंगे। अब चुनाव की इसकी टिकट घोषणा से पहले जो बोध जी की हुई है, बोध जी को उन्होंने कैंडिडेट बनाया। बोध बेसिकली कोई बहुत ज़्यादा पुराने कांग्रेसी नेता नहीं है, पीछे सिविल सेक्रेटरीट में कर्मचारी थे, अधिकारी थे, फिर वो रिटायर हुए, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी। परंतु उनको देखो जो सबसे बड़ा उनको फ़ायदा था वो कहा जाता है कि उदित राज जी जो एक कांग्रेस का जो दलित वोट का जो थिंक टैंक है उसको मैनेज करते हैं, प्रकोष्ठ को पूरे को उदित राज जी भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं, उन्होंने 2 बार चुनाव भी जीता है, फिर कांग्रेस में आ गए और राहुल गांधी के भी नज़दीक माने जाते हैं। तो राहुल गांधी आने वाले समय में बैकवर्ड और एससी के वोट पे भी उनकी नज़र है, तो इसलिए जो बोध जी को उन्होंने कैंडिडेट बनाया। ये किसी गुट के नहीं है हरियाणा में, ना तो ये हुड्डा गुट के हैं ना ये शैलजा गुट के हैं, और इतने बड़े नेता भी नहीं हैं कि जिससे शैलजा को या भूपेंद्र हुड्डा को खतरा हो। जी क्योंकि देखो उम्र का तकाजा है, शैलजा जी भी अब 70 प्लस जा रही हैं और हुड्डा जी तो 78 प्लस जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि ये चाहेंगे, जैसे हुड्डा जी तो ये चाहेंगे कि दीपेंद्र हुड्डा की राजनीति में ज़्यादा खलल डालने वाला कोई नेता ना आए। तो राहुल गांधी ने देखो कैंडिडेट तो डिक्लेयर किया, परंतु सारे पहलू देख के भी किसी एक ग्रुप का कैंडिडेट उन्होंने नहीं दिया, और ये कह के सुना जाता है कि उन्होंने कैंडिडेट दिया कि अगर इसको हरा दिया, अगर ये शाही कांड दोबारा हुआ तो देखो वो व्यक्ति जो ऐसा करेंगे वो कांग्रेस से बाहर का रास्ता देख सकते हैं। उन्होंने 2 दिन पहले ये बयान केरल में दिया भी था। और अब उसके बावजूद भी बीजेपी ने अपना गेम जारी है, बीजेपी का भाई उनको अभी भी लगता है शायद भी कांग्रेस कहीं ना कहीं दोबारा से टूटेगी। इनके जो एमएलएज हैं 31 चाहिए हैं, 37, इनमें से हम 8-10 को हम तोड़ेंगे। जी तभी नांदल जी को मैदान में उतारा गया। सतीश नांदल जी रोहतक के रहने वाले हैं, लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, पहले चौटाला की पार्टी में भी रहे हैं और बाद में बीजेपी में भी रहे हैं, जिला अध्यक्ष भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, एक बड़े कारोबारी हैं। क्योंकि ये गेम अकेला राजनीति के साथ कारोबार भी है इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं एमएलएज को अगर आप तोड़ना चाहते हो तो उनको कोई ना कोई लालच, फाइनेंशियल लालच भी देना पड़ेगा। तो कल की जब अचानक किस प्रकार से नांदल जी को लाया गया और उनका फार्म भरवाया गया, उनका फार्म भरवाने में कौन लोग आगे थे, सावित्री जिंदल जी और जितने और इंडिपेंडेंट एमएलएज और इनेलो वाले, ये कहीं ना कहीं इन सब की भारतीय जनता पार्टी को बैकिंग है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। चाहे ये कुछ लोग इनमें से मना भी करें, परंतु कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से उनका ट्यूनिंग ठीक है, क्योंकि कांग्रेस उनको सूट नहीं करती है। सावित्री जिंदल जी तो एक तरह से नवीन जिंदल जी उनके माता जी उनकी। और इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने आगे करके नॉमिनेशन, क्योंकि देखो जब वो नॉमिनेशन भर रहे थे तो उनके साथ मनीष ग्रोवर जी भी खड़े थे। मनीष ग्रोवर जी एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और उससे पहले वो मुख्यमंत्री जी से भी मिले नांदल जी। तो भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद नहीं छोड़ी है अभी, वो अभी भी सोच रहे हैं भी शाही कांड दोबारा से होगा और कांग्रेस के एमएलए टूटेंगे, उनको अब भी उम्मीद है। तो आने वाले समय में अब 16 मार्च को पोलिंग है, पहली प्रेफरेंस कुछ एमएलए आप मान के चलो, संजय भाटिया जी का तो निर्विरोध चुना जाना
पक्का ही हो गया एक तरह से, वो फर्स्ट प्रेफरेंस में। सेकंड प्रेफरेंस में अगर पेपर्स पे देखें तो बोस जी क्लियर हैं, अगर खेला नहीं होता तो अगर खेला होता है तो ये मान के चलो अब की बार अगर खेला हुआ तो कांग्रेस के जो नेता अपने आप को कहते हैं कि कांग्रेस हमारी जेब में है, उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। कांग्रेस इस मूड में अब की बार नहीं है कि वे उनको अपने साथ रखेगी, तो इसलिए उम्मीद कम है खेला होने की। खेला अगर होता भी तो 7 से 8 वोट जो हैं वो तोड़ने पड़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी। 8 वोट तोड़ना, अगर 8 वोट टूटते हैं कांग्रेस को, तो इसका मतलब तो ये माना जा सकता है कि कांग्रेस कहीं स्टैंड में है ही नहीं। अगर वो टूटते हैं तो इसका मतलब कांग्रेस स्टैंड में नहीं है, और फिर जो एमएलए जो टूटते हैं तो उनको स्वाभाविक है फिर कांग्रेस तो छोड़नी ही पड़ेगी। और ये इसका सीधा सीधा विपरीत असर भूपेंद्र हुड्डा पर पड़ेगा, क्योंकि आज ये माना जाता है कि 80% एमएलए भूपेंद्र हुड्डा जी के हैं। अगर ये गड़बड़ होती है तो भूपेंद्र हुड्डा जी पर भी बहुत विपरीत असर पड़ेगा। मेरे को नहीं लगता कि एक हुड्डा जैसे समझदार पॉलिटिशियन ऐसा मौका देंगे कि उनके राजनीतिक कैरियर पे या उनके बेटे के राजनीतिक कैरियर पे इस चीज़ का असर पड़े। अगर सर ऐसा होता है, अगर मान लो खेला हो जाएगा, तो फिर तो लगता है कि दीपेंद्र हुड्डा की राजनीति पे भी जैसे ग्रहण सा लग जाएगा। स्वाभाविक है। अगर अब मैंने आपको बताया ना, अगर अब की बार खेला होता है तो इसका सबसे ज़्यादा असर भूपेंद्र हुड्डा जी पे पड़ेगा। एक चीज़ सर और भी है, देखो कुलदीप बिश्नोई जी भी जिस तरह से उम्मीद कर रहे थे कि उनको टिकट मिल जाएगी, हालांकि कैप्टन साहब भी मना कर रहे थे अभी जब दीवानी आए थे कि नहीं, पार्टी जो फैसला करेगी वही तय होगा। मतलब कुलदीप बिश्नोई जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, किरण चौधरी जी भी, ये बड़े बड़े नाम भी थे बीजेपी की। उसमें ये सोच भी रहे थे कि शायद हमको टिकट मिल भी जाएगा और राज्यसभा में आसानी से पहुंच भी जाएंगे। ये कुलदीप बिश्नोई जी के बेटे भी पिछली बार हार गए चुनाव के अंदर, उनकी तरफ से तो अब बिल्कुल आदमपुर तो ख़त्म जैसा ही हो गया। अब क्या लगता है इनकी राजनीति के ऊपर अब क्या चलने वाला है, आगे क्या होने वाला लगता है? दीपक जी देखो, ये तो मान के चलो कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरिट को ज़्यादा ध्यान में रखा है। संजय भाटिया जी इस मेरिट में सबसे ऊपर थे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक आदमी जो श्योर शॉट एमपी की टिकट पे जीत रहा है और उसकी टिकट लेके मनोहर लाल जी को बनाना, एक तरह से एक मनोहर लाल जी पे भी कर्ज था और पार्टी पे भी ये था कि एक विनिंग कैंडिडेट को आपने टिकट नहीं दिया, तो उस लियू में टिकट तो मिलनी थी भाटिया जी को, वो तो चलो कोई बात नहीं। अब रही बात कुलदीप बिश्नोई जी, उनके लिए रहा बड़ी कठिन है भाग्य। कारण जो गैरजाट की राजनीति करी जो भजन लाल ने हमेशा, और कुलदीप बिश्नोई जी ने भी गैरजाट की राजनीति शुरू की। आज गैरजाट वोट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज़्यादा है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो खुद उनके पास बहुत गैरजाट नेता हैं, उनको नए गैरजाट नेता की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई चाहकर भी विरोध नहीं कर सकते पार्टी का, और क्योंकि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है जाने को, क्योंकि कांग्रेस भी लंबा चौड़ा उनको अब एक्सेप्ट नहीं करेगी, और वो समझदार भी हैं, उनको पता है भी ऐसे हालात में अगर मैंने कुछ किया तो फिर आपको पता ही है भारतीय जनता पार्टी के पास कई तरीके हैं इलाज करने के। तो रही बात किरण चौधरी जी की, तो उनके श्रुति चौधरी मंत्री बना रखा है, तो उनके लिए तो चलो कोई चीज़ मिल जाती तो बोनस था, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। श्रुति चौधरी उनकी बेटी है और वो आज सिंचाई विभाग जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय है उसके उनके पास। अभिमन्यु जी और ओम प्रकाश धनखड़ जी दोनों पार्टी के बड़े नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु उनको पार्टी का कोरम पता है, वो पार्टी के कोरम को और पार्टी की राजनीति को बहुत खूबी से समझते हैं। उनको पता है अभी कहाँ पर क्या बोलना है दोनों को, तो उन दोनों को तो वो तो समझ गए थे कि उन्होंने इसलिए ज़्यादा हाथ पैर भी नहीं मारे शुरू में भी, और सीधे सीधे तौर पर उनको पता था कि जो पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो कांग्रेस से तो आए नहीं थे, क्योंकि जो कांग्रेस से आएगा तो उसको तौर तरीके बीजेपी के नहीं पता ज़्यादा, परंतु जो बीजेपी में लोग रहते हैं उनको बीजेपी के तौर तरीके पता हैं। तो इसलिए दोनों नेताओं ने अपना इसको बड़े शालीनता से एक्सेप्ट किया, और वो तो पहले भी कहते रहे दोनों कि हम तो
कहीं नहीं मांग रहे इस टिकट को। और वैसे भी सर जो पसंदीदा कैंडिडेट है वो खट्टर साहब का पसंदीदा भी है, और कहा जा रहा है कि फिलहाल जो हरियाणा की राजनीति है उसके अंदर खट्टर साहब का ही सब कुछ, ये सुपर सीएम तक की संज्ञा जो है वो दी जाती है। देखो ये तो स्पष्ट है, संजय भाटिया जी को टिकट मिलना मनोहर लाल जी द्वारा देना है टिकट। पहले भी जैसे किरण जी को जो टिकट मिली थी वो भी खट्टर जी ने दिलवाई थी। तो मनोहर लाल जी और संजय भाटिया जी के जिस तरह से संबंध हैं, वो भी उनके तो एजेंट के रूप में उन्होंने चुनाव किया है। जी करनाल में पूरा जब पहले मनोहर लाल जी का चुनाव ही संजय भाटिया जी ने लड़ा था, और वो चॉइस मनोहर लाल जी की है, इसमें कोई शक नहीं है। और रही बात कांग्रेस के कैंडिडेट की, वो राहुल गांधी की चॉइस है। राहुल गांधी ने, आपने देखो कि अकेले हरियाणा में नहीं, हिमाचल में भी उन्होंने जो कैंडिडेट दिया वो एक जिला अध्यक्ष है सिर्फ। राहुल गांधी ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई एक सिंपल कैंडिडेट को हम, जो साधारण कैंडिडेट है, हम उसको भी इस पार्टी में स्थान देना चाहते हैं। और राहुल गांधी इस बहाने से आज अपनी टीम को तैयार करने में लगे हैं। सर, जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर भगदड़ भी शुरू हो चुकी है, आपने देखा होगा कि बीसी नेता जो रेलूराम जी हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से। उनका कहना है कि हमारी जो बीसी वोट है उसको जो है स्थान नहीं मिल रहा, इसलिए जो है मैंने इस्तीफा दिया है। तो क्या लगता है सर, अगर ये भगदड़ और बढ़ गई तो कांग्रेस को मुश्किल नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं नहीं, ये कोई भगदड़ नहीं है। इस तो रेलूराम जी का कोई लंबा चौड़ा वजूद नहीं है कांग्रेस के अंदर। ये तो ठीक है, हर एक पार्टी में मौसमी नेता होते हैं कई, वो कभी इधर कभी उधर, वो तो चलता रहता है। कांग्रेस तो जितना डैमेज होनी थी हो चुकी है, इससे नीचे तो क्या जाएगी। तो इसलिए कोई वो इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इतना ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने, मेरे को नहीं लगता अभी उम्मीद छोड़ी है, और वो कोशिश करेंगे कि दोनों सीटें हम जीतें। बिल्कुल दोस्तों, इस बार शाही कांड यानी कि खेला होने की संभावनाएं बेशक से कम लग रही हैं, क्योंकि अगर इस बार भी खेला हुआ तो हरियाणा में कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर जो अपने आप को ये कहते हैं कि कांग्रेस उनकी जेब में है, तो उनकी जेब फट सकती है और कांग्रेस उसमें से बाहर निकल सकती है। अब खैर आने वाला समय बताएगा कि आने वाले समय के अंदर किस तरह का काम जो है वो कांग्रेस के नेता करते हैं। हालांकि बीजेपी का संजय भाटिया का निर्विरोध चुनना जो है वो लगभग तय ही माना जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।